बच्चों, आइए आज हम लोग छंद को पढ़ते हैं, समझते हैं, छंद की परिभाषा को समझेंगे, छंद के अंग के बारे में समझेंगे। छंद की परिभाषा जानने से पहले बच्चों, चूँकि आप कक्षा 3 से चित्रकला में गोले के अंदर, त्रिभुज के अंदर चित्र बनाए होंगे, साड़ी का किनारा बनाया है, तो मैंने यहाँ वो 3 चित्र दे करके उसके माध्यम से आपको छंद समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। उसे आप देखिए। देखो बच्चों, यहाँ एक फूल बना है, एक फूल गोले के अंदर है, एक त्रिभुज के अंदर। आपको बताया गया होगा कि इस गोले के अंदर बनाओ, तो जब आपने गोले के किनारे को कलर किया होगा तो बहुत सावधानी से किया होगा कि थोड़ा सा भी इधर उधर कलर ना जाए, नहीं तो टीचर नंबर काट लेंगी। त्रिभुज के भी किनारे को, तो ये क्या है, एक बंधन था आपके, और इसमें कोई बंधन नहीं है, तो चाहे आप कोई बड़ा बना दीजिए, छोटा बना दीजिए, कोई बंधन नहीं। लेकिन उस बंधन से ये बंध जाता है, थोड़ी सी सुंदरता बढ़ जा रही है। तो छंद का अर्थ क्या होगा बेटा? नियम, बंधन, आवर्तन या ढकना। कि छंद एक नियम है, बंधन है, आवर्तन है, और इससे क्या बढ़ रही है? थोड़ी सुंदरता बढ़ रही है। तो इसी तरह से पद्य रचना में, कविता में, जब कोई कविता नियम के बंधन में बंध कर चलती है तो वो सुंदर होती है, सुनने में अंदर मन के हमारे सौंदर्य भावना को जगाती है, प्रसन्नता देती है, उसे हम छंद कहते हैं। छंद का वर्णन बच्चों ऋग्वेद से है। देखिए, गद्य जो है वो व्याकरण के अलग नियमों से एकदम नियोजित होकर चलता है, और छंद शास्त्र में इसके नियम हैं पाद्य, चरण, मात्रा, विराम, गति, यति, लय, तुक, मात्रा की गणना, वर्ण की गणना, ये सब छंद के नियम हैं। और जब कविता इन नियमों के बंधन में बंधी होती है तो वो हमारे मन में प्रसन्नता जगाती है, मन को आह्लादित करती है, वो छंद कहलाती है। तो साधारण अर्थ क्या होगा बेटा? छंद का अर्थ है आह्लादित करना, प्रसन्न करना, सौंदर्य भावना को जागृत करना। अब आप छंद की परिभाषा देखें जो साहित्य कोश के अनुसार है। उसको मैंने यहाँ लिख दिया है कि अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति आदि विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। अब छंद के अंग देखो लिखा है मैंने, उसको मैं बहुत ही संक्षेप में आपको समझाऊंगी, और आगे बेटा PDF में पूरा लिख के दे दूंगी। लेकिन यहाँ आपको कोशिश करूंगी कि आपको संक्षेप में ही पूरी बात समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आए तो आप टिप्पणी अवश्य करना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। छंद के अंग हैं पाद, चरण, मात्रा या वर्ण, लघु, गुरु, संख्या, क्रम, गण, यति, गति, तुक। यहाँ देखिए बेटा, पाद या चरण, छंद में 4 चरण होते हैं, और उसका जो एक भाग है, चौथा चरण या कोई एक, 4 भाग होते हैं, 6 का भी होता है लेकिन अधिकतर 4। तो उसका जो एक भाग है, चतुर्थ भाग, उसको हम पाद या चरण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। पूरा है बेटा, अमीय मुरी मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवार। 4। तो ये जो एक चरण है, बंदों गुरुपद पद्म परागा, या अलग लेंगे तो सुरुच सुवास सरस अनुरागा, ये एक चरण पाद कहलाता है या चरण कहलाता है। चलिए, मात्रा
मात्रा दो तरह की आप पढ़ चुके हैं वर्ण विचार में, ह्रस्व होती है और दीर्घ होती है। ह्रस्व को बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ को बोलने में ह्रस्व का दुगना लगता है, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ उसी को बेटा हम लघु और गुरु कहते हैं। ह्रस्व को लघु कहते हैं छंद में और दीर्घ को गुरु कहते हैं। तो लघु के लिए एक मात्रा अ, बोल के देखिए अ, आ, दूना समय आ में लग रहा है, तो लघु है अ, इसके लिए ये एक मात्रा लगेगी, और आ गुरु है तो इसके लिए ऐसा निशान बना होगा जिसको हम दो गिनेंगे, एक, ये दो, दो एक तीन, ऐसा गिन। आगे मैं मात्रा लगाना भी आपको बताऊंगी। चलिए, वर्ण को अक्षर कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पढ़ाया गया है वर्ण विचार में, का, खा, गा, गा, अंगा, ये वर्ण है। तो दो तरह के छंद होते हैं, एक मात्रिक और एक वर्णिक। वर्णिक छंद में वर्ण गिना जाता है कि इतना वर्ण होगा तो ये छंद हो। अब है यति। यति का अर्थ बच्चों विराम होता है। ये निशान है इसका, जिसको आप इंग्लिश में कोमा कहते हैं, और वहाँ हिंदी में से यति कहते हैं या अल्प विराम कहते हैं, कि वहाँ जाकर के हमारी वाणी को, हमारी जीवा को थोड़ा सा विश्राम मिलता है, जहाँ यति लगी होती है। जैसे बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, परागा के बाद ये यति लगी। अब है गति। गति का अर्थ होता है बच्चों लय या प्रवाह। जैसे मैं भी पढ़ रही हूँ, देखिए, बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो जो ये पढ़ने की गति है, जो इसमें एक लय है, उसी को हम गति कहते हैं। आगे है बेटा तुक। तुक किसे कहते हैं? चरण के अंत में, चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति जो होती है उसे हम तुक कहते हैं। तुक मिलने से छंद की सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ देखें, बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, यहाँ भी रागा है, यहाँ भी आ गा गा आ रहा है, तो इसे ही हम तुक कहते हैं। इस तरह बच्चों आप देखिए कि जब कोई पद्य रचना गति, यति, मात्रा, विराम, चरण इन नियमों के बंधन में बंध करके चलती है तो उसे हम छंद कहते हैं, या छंद की ये परिभाषा आप याद कर लें। इस पर बच्चों प्रश्न आते हैं। यूपी बोर्ड या बोर्ड के इंटर हाई स्कूल में तो इस पर प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उसमें आपके इस पर आ सकते हैं कि लघु किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, पाद या चरण किसे कहते हैं, तुक किसे कहते हैं। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान से बार बार समझ लीजिए, देख लीजिए वीडियो, कि आपका वो बिल्कुल स्पष्ट रहे। अब इतना उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आप अवश्य इस पर टिप्पणी करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और नहीं समझ में आया है, कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो भी अवश्य लिखें, मैं पुनः वीडियो बना करके और अधिक समझाने की कोशिश करूँगी। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद। आगे का अगले वीडियो।